Hello everyone, I welcome you in this unique video series on Six Sigma Black Belt free course, which also includes Six Sigma Green Belt and Six Sigma Yellow Belt course. Yes, it's absolutely free. The language of this video will be English. That means everything will be in English, but for the benefit of my larger audience, some part will be also translated in Hindi. सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट के फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का कोर्स भी शामिल है में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। गुड न्यूज़ इज दैट ऑल द टॉपिक्स which are displayed on your screen are already covered in this Six Sigma video series through various modules. अच्छी खबर यह है कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए सभी विषय इस सिक्स सिग्मा वीडियो सीरीज में विभिन्न मॉड्यूल्स के द्वारा ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ माई ऑडियंस, अ शॉर्ट ब्रीफ about the benefit of this course and how you can obtain a Six Sigma or Lean Six Sigma certificate through us is displayed at the end of this video. मेरे दर्शकों की सुविधा के लिए इस वीडियो के अंत में मैंने इस कोर्स के बेनिफिट्स और आप हमसे सिक्स सिग्मा या लीन सिक्स सिग्मा का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसकी संक्षिप्त जानकारी दी हुई है। Pareto chart, which is also called as Pareto diagram, is part of 7QC tools. Pareto chart 7QC tools का हिस्सा है। We will learn about all the 7QC tools in this video series, along with many other tools. For details, you can refer to the syllabus of Black Belt, Green Belt, and Yellow Belt course, which is given at the end of this video. इस वीडियो सीरीज में हम सभी 7QC टूल्स और कई अन्य टूल्स के बारे में सीखेंगे। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत में सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट का सिलेबस जरूर देख लें। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज पेरेटो डायग्राम और पेरेटो चार्ट। तो जो टॉपिक मैं आपके साथ अब लेने जा रहा हूँ उसका नाम है पेरेटो चार्ट या पेरेटो डायग्राम। Pareto chart was named after Vilfredo Pareto, who was an Italian economist. Pareto चार्ट का जो नाम है वो विल्फर्डो पेरेटो के नाम से निकल कर आया है, जो कि इटली के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। Around 1897, Vilfredo Pareto observed that approximately 80% of the land in Italy was owned by only 20% of the population. This observation led to the development of what is now known as Pareto principle. Pareto चार्ट का जो नाम है वो विल्फर्डो पेरेटो के नाम से निकल कर आया है, जो कि इटली के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। करीब 1897 में विल्फर्डो पेरेटो ने ऑब्जर्व किया कि इटली की करीब 80% भूमि सिर्फ 20% लोगों के पास है। उनकी इस ऑब्जर्वेशन ने पेरेटो प्रिंसिपल को जन्म दिया। हाउएवर द पेरेटो चार्ट वाज मेड पॉपुलर बाय अ जापानीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट जुरान, हु अप्लाइड पेरेटो 80-20 रूल टू द फील्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी मैनेजमेंट अराउंड 1941. Inspired by the Pareto's work, Juran gave the concept of vital few and trivial many. And to describe the Pareto phenomena of 80-20 rule, Juran pointed that 80% of the problems comes because of 20% of the causes. हालांकि 80-20 रूल पेरेटो ने बताया था, लेकिन इसको पॉपुलर जापानीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट जुरान ने किया और उन्होंने इस कंसेप्ट को फर्दर डेवलप किया और बताया कि करीब 80% प्रॉब्लम सिर्फ 20% कारणों से आती हैं और इसी को उन्होंने वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी का नाम दिया। द पेरेटो प्रिंसिपल, विच इज ऑल्सो नोन एज 80-20 रूल, स्टेट्स दैट फॉर मैनी इवेंट्स रफली 80% ऑफ द इफेक्ट्स comes from
20% of the causes. That is, small number of causes produce the majority of the problems. That is vital few. And the rest are trivial many or useful many. While the numbers are not always 80 and 20, the principle emphasizes focusing on the vital few problems to achieve the greatest impact. पेरेटो प्रिंसिपल, जिसको 80-20 रूल भी कहा जाता है, उसका शॉर्ट में मतलब ये है कि करीब 20% कारण ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से 80% प्रॉब्लम आती हैं। कुछ कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। इन सिक्स सिग्मा, पेरेटो डायग्राम और पेरेटो चार्ट इज यूजफुल इन डिफाइन स्टेज and improve stage. In define stage, Pareto is used for justifying the selection of the problem, target setting, and identifying the key CTQs from the list of CTQs. And in the improve stage, Pareto is used to highlight the improvement, that is before and after. Six Sigma में Pareto chart, define और improve stage दोनों जगह यूजफुल है। डिफाइन स्टेज में ये प्रॉब्लम के जस्टिफिकेशन में, टारगेट सेटिंग में और लिस्ट ऑफ सीटीक्यू से की सीटीक्यू को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। और इम्प्रूव स्टेज में ये बिफोर और आफ्टर के इम्प्रूवमेंट को हाईलाइट करके दिखा सकता है। सो लेट अस सी द पावर ऑफ पेरेटो, दैट इज पेरेटो प्रिंसिपल। तो एक बार पेरेटो प्रिंसिपल की पावर को देखते हैं। आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स and I hope you will agree with almost all the examples. तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लगभग सभी उदाहरणों के साथ सहमत होंगे। Out of all the expenses we make in a month, only a few categories account for most of our spending. Out of all the contacts in our phone, only a few people account for more than 80% of our calls and messages. हमारे फ़ोन में बहुत सारे लोगों के नंबर हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो कि हमारी 80% कॉल्स या मैसेजेस के भागीदार बनते होंगे। Out of all the menu items offered by a restaurant, only a few dishes account for most of the total sales and customer orders. Out of 11 players in a football team, only 20% or less than 20% players scores more than 80% of the goals. फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कुछ ही प्लेयर होते हैं या 20% से कम प्लेयर होते हैं जो कि 80% से ज़्यादा गोल्स को स्कोर करते हैं। Out of all the calls received at a customer care center, only a few issues account for most of the total call volume. कस्टमर केयर सेंटर पर बहुत सारी कॉल्स आती हैं, लेकिन कुछ ही इशू की वजह से सबसे ज़्यादा कॉल आती होंगी। लेट अस मूव टू द शॉप फ्लोर। आउट ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड इन अ प्रोडक्शन शॉप फ्लोर और प्रोडक्शन लाइन, ओनली अ फ्यू डिफेक्ट्स टाइप कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन। हमारे शॉप फ्लोर की बात कर लेते हैं। इतने सारे डिफेक्ट आते हैं, लेकिन कुछ ही डिफेक्ट ऐसे होते होंगे जिससे 80% या उससे ज़्यादा रिजेक्शन होती है। फ्यू मशीन्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द ब्रेक डाउन टाइम और मेंटेनेंस कॉस्ट। बहुत सारी मशीनें होती हैं शॉप फ्लोर में, लेकिन उनमें से कुछ ही मशीनें ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ब्रेक डाउन टाइम या ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करती है। Out of so many models sold by a car company or a bike company, only around 20% of those models account for around 80% of total sales. एक कार बनाने वाली कंपनी हो या बाइक बनाने वाली कंपनी है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, लेकिन कुछ ही मॉडल हैं जो ज़्यादा बिकते हैं और कुछ ही मॉडल ऐसे हैं जो कि उनकी सेल्स का 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। When I say 80-20, that does not mean exactly 80-20. Sometimes even 10% can contribute to 90%. The most important thing to note is that few things account for most of the effects. So don't go by only 80-20. इसका मतलब ये भी नहीं है 80-20 को रट लीजिए। 80-20 का अर्थार्थ में मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा को इफेक्ट करती हैं,
वो 10% भी हो सकती हैं, वो 30% भी हो सकती हैं. When we make a Pareto, it looks like this. It's a combination of a bar diagram and a line diagram. Bar represents the individual effect and the line represent the cumulative effect. पेरेटो देखने में स्क्रीन पर दिखाए गए चार्ट जैसा लगता है, जिसमें बार ग्राफ भी रहता है और लाइन ग्राफ भी रहता है. बार जो है इंडिविजुअल इफेक्ट को दिखाता है और लाइन जो है वो क्यूमुलेटिव मतलब संचयी इफेक्ट को दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, एज पर दिस पेरेटो चार्ट, लाइन स्टॉपेज बिकॉज ऑफ ब्रेक डाउन वॉज 120 hours from January to August 2025, but the contribution of breakdown in total line stoppage is 30% for that period. इस चार्ट के अनुसार ब्रेकडाउन की वजह से प्रोडक्शन का जो लॉस है वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के महीने में 120 घंटे का रहा है, जो टोटल प्रोडक्शन स्टॉपेज टाइम का करीब 30% है. एंड इफ वी कंबाइन ब्रेकडाउन and material not available, the total contribution of these two causes in total line stoppage is 49%. अगर हम ब्रेकडाउन और मटेरियल नॉट अवेलेबल को मिला दें तो इन दोनों की वजह से प्रोडक्शन लाइन स्टॉपेज में इनका कंट्रीब्यूशन बढ़कर 49% हो जाता है. एज पर दिस चार्ट, ब्रेकडाउन टाइम, मटेरियल नॉट अवेलेबल, क्वालिटी प्रॉब्लम्स and late reporting after lunch accounts for more than 80% of the production line stoppage. इस चार्ट के अनुसार सिर्फ 4 ही रीज़न है, जो कि ब्रेकडाउन, मटेरियल नॉट अवेलेबल, क्वालिटी प्रॉब्लम और लंच के बाद ऑपरेटर्स का लाइन पर लेट रिपोर्ट करना, जिनकी वजह से प्रोडक्शन लाइन स्टॉपेज में उनका कंट्रीब्यूशन 80% से ज़्यादा है. So by the Pareto principle, we can say that the material not available, breakdown, quality problems, and late reporting of operators after lunch are vital few problems, and rest are trivial many or useful many. तो Pareto principle के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि breakdown, material not available, quality problems और ऑपरेटर का लंच के बाद लेट रिपोर्ट करना वाइटल फ्यू प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमें पहले सॉल्व करना चाहिए. बाकी अन्य को हम ट्रिवियल मैनी या यूजफुल मैनी कह सकते हैं. सो द लर्निंग फ्रॉम द पेरेटो इज दैट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अदर्स फर्स्ट, वी शुड सॉल्व vital few problems first, and if we solve those problems first, then we can achieve major jump quickly. The practical purpose of Pareto is to get major jump as quickly as possible by solving vital few problems. लर्निंग क्या है पेरेटो की? हम भाग्यों के पीछे ना भागते रहे हुए पहले उन प्रॉब्लम्स को लें जो वाइटल फ्यू है, और अगर हम उनको पहले सॉल्व करेंगे तो हमें जल्दी से मेजर जंप मिल सकता है. वन प्रैक्टिकल थिंग हियर इज दैट it's not necessary to take the first problem first if it is not in your area of control. Having said it, our first priority should be the first problem. If we have logical reasoning why we are not selecting the first problem, then we should go to the second problem and so on. Like in this case, HR took that problem which is under its control. ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले नंबर की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करें. हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, जैसे कि इस एग्जांपल में एचआर ने वो प्रॉब्लम पहले चुनी जिस पे उसका कंट्रोल है. नाउ आई विल गाइड यू हाउ टू मेक पेरेटो स्टेप बाय स्टेप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हुए पेरेटो कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बता रहा हूँ. देयर आर 2 मेथड्स इन MS Excel. फर्स्ट मेथड which involves 11 steps, but it makes correct presentable Pareto. Second method which involves very few steps and which directly makes the Pareto in MS Excel in Windows 10 and above, but this method is not technically or theoretically correct. We can make Pareto by this method if we have in-depth knowledge and understanding about the Pareto chart. So the first method first,
And the first step of first method is to collect the data using a well-designed check sheet. On your screen, I'm displaying the data of component-wise rejection from the customers for the month of जुलाई एंड अगस्त 2025। तो सबसे पहले पहला मेथड और उसका पहला स्टेप। तो सबसे पहले जिस डाटा का आपको पेरेटो बनाना है उसको वेल डिजाइन चेक शीट का यूज करते हुए आप एक्सेल में फीड कर दीजिए। हमारे केस में ये कंपोनेंट वाइज रिजेक्शन का डाटा है जो कस्टमर ने रिजेक्ट किया है जुलाई और अगस्त महीने में। सेकेंड स्टेप इज टू सॉर्ट द न्यूमेरिक डेटा, मीन्स द आउटपुट into descending order. In our case, the numeric data or the output is defects. तो सेकेंड स्टेप में जो न्यूमेरिक डाटा है जो हमारे केस में डिफेक्ट्स है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हाउ आई हैव एक्सप्लेन दीज स्टेप्स ऑन योर स्क्रीन। और ये कैसे करना है ये स्टेप्स मैंने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए हैं। दिस इज द आउटपुट ऑफ सॉर्टिंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वेयर द टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज 90। ये डाटा के डिसेंडिंग ऑर्डर को सॉर्ट करने का आउटपुट है जहाँ की टोटल जो डिफेक्ट्स हैं वो 90 हैं। थर्ड स्टेप इज यू हैव टू इंसर्ट अ कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज एंड यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव परसेंटेज अगेंस्ट ईच रो। तीसरा स्टेप ये है कि आप क्यूमुलेटिव परसेंटेज का एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और हर रो की क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। बिफोर कैलकुलेटिंग द क्यूमुलेटिव परसेंटेज you have to format the cells of cumulative percentage column into percentage using the steps as shown on your screen. Cumulative percentage को निकालने से पहले इस पूरे कॉलम को आपको परसेंटेज में बदलना होगा और इसके लिए आपको सेल को फॉर्मेट करना होगा परसेंटेज में। कैसे ये मैंने स्क्रीन पर प्रदर्शित किया हुआ है। Now you will calculate cumulative percentage against each row. For example, the first data is 28 and the total is 90. So the cumulative percentage for the first data is 28 divided by 90, that is 31.1%. तो पहले डाटा का cumulative percentage क्या होगा? पहला डाटा है 28, टोटल है 90, तो 28 को 90 से डिवाइड देंगे जो कि है 31.1%. The second data is 26, so cumulative is 28 plus 26. That is 54 divided by total 90 which is 60%. तो दूसरी रो का कितना क्यूमुलेटिव होगा? दूसरे रो का डाटा है 26, पहले रो का था 28, दोनों का टोटल हुआ 54। 54 को टोटल 90 से डिवाइड किया तो वो आया 60%. द थर्ड रो 28 प्लस 26 प्लस 8 डिवाइड बाय टोटल 90। तीसरे रो का निकालना है तो 28 प्लस 26 प्लस 8 डिवाइड बाय 90। दिस इज द आउटपुट ऑफ स्टेप नंबर 3 वेयर क्यूमुलेटिव परसेंटेज कॉलम हैज बीन फिल्ड। और ये स्टेप नंबर 3 का आउटपुट है जिसमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज के कॉलम को एक्सेल में फॉर्मूला लगा के फिल कर दिया गया है। द फोर्थ स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ you have to look at the cumulative percentage and decide where you want to cut off the vital few, means which are important for you to take actions. Generally, the cutoff is at 80%. But having said it, even after 15 rows, you are not getting 80%, then you can cut after 15 rows, whatever is the percentage. Even if it is 60% for 15 rows, that can be called as vital few. This is a practical tip from my side. चौथा स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आप टेबल में वो डाटा देखेंगे जहाँ पर vital few आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली vital few 80% को कहते हैं। अगर आपकी 15 रो के बाद भी 80% नहीं आ रहा है तो जितना भी परसेंटेज है उसको आप वाइटल फ्यू कह सकते हैं और उसको वहाँ पर काट सकते हैं। ये मेरी तरफ से एक प्रैक्टिकल टिप है। Whatever will be remaining are called trivial many as per Juran or may be called as useful many.
जो बाकी रह जाएंगे उनको हम जुरान के अनुसार ट्रिवियल मैनी कहेंगे या यूजफुल मैनी भी कहा जा सकता है. सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इज टू काउंट द टोटल trivial many. In our case, the vital few were 72, so the trivial many are 18, and trivial many we call as others. तो next step में हम क्या करेंगे, trivial many को count कर लेंगे जो हमारे केस में 18 है और उन 18 को हम others कहेंगे. So our final table will be all vital few, for example component XX, ZZ, BD, MN, VV, DN in descending order of their frequency with their respective cumulative percentage plus others. And what was the figure for others in our case? 18. And against the other, cumulative is always 100%. तो अब हमारी फाइनल टेबल क्या होगी, जितने वाइटल फ्यू थे वो और एक रो इंसर्ट कर देंगे उसके नीचे जो रहेगी अदर्स की, और अदर्स हमारे केस में 18 थे, याद है ना, ट्रिवियल मैनी 18, वो अदर्स कहलाएंगे. सो ऑन योर स्क्रीन द फर्स्ट इज दैट टेबल विच वी हैव जनरेटेड जस्ट नाउ, दैट इज ऑल वाइटल फ्यू एंड अदर्स, एंड अदर्स मीन्स ट्रिवियल मैनी विच इन अवर केस वर 18. तो आपकी स्क्रीन पर जो टेबल एक नंबर से नज़र आ रही है वो फाइनल टेबल है जिसमें सारे वाइटल फ्यू हैं और साथ में अदर्स हैं जो कि 18 थे, मतलब ट्रिवियल मैनी. सो इन द फिफ्थ स्टेप वी विल सेलेक्ट द होल टेबल एंड वी विल गो टू द इंसर्ट, देन वी विल गो टू द चार्ट, देन वी विल select all charts. From the all charts we will select the columns and then we will select the clustered column and enter OK. So this is the output of step 5. We have selected the column graph and the output is column graph. ये step 5 की output है जिसमें हमने column graph को select किया था और हमें column graph बनाकर मिल गए. It is not the Pareto because Pareto is bar and line. So we have to convert the orange or the second bar into line. ये पेरेटो नहीं है क्योंकि पेरेटो में तो बार और लाइन होती है. तो अब हमें जो सेकंड बार है जो कि ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है आपको, उसको लाइन में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 6 which is to convert the cumulative percentage from bar to line. For that you have to click inside any of the orange bar, and once all the orange bars are locked as shown in my diagram, for the second step right click, that is to change series chart type. छठा स्टेप ये है कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज को बार से लाइन में कन्वर्ट करना है. किसी भी ऑरेंज बार के अंदर क्लिक कर दीजिए और जब आपकी सारी बार्स लॉक हो जाए, उसमें चारों तरफ से लॉक बन जाए, तो आप सेकंड स्टेप ले लीजिए जिसमें लिखा है सीरीज चार्ट टाइप, इसको क्लिक कर दीजिए. इट विल ओपन अनदर विंडो वेयर यू कैन सी क्यूमुलेटिव परसेंटेज. इट विल बी अपीयरिंग एज अ बार. यू हैव टू चेंज इट टू लाइन. प्लीज डोंट फॉरगेट टू टिक secondary axis against the cumulative percentage. Secondary axis will be ticked only against the cumulative percentage. जब आप ऐसा करेंगे तो एक विंडो खुल जाएगी जिसमें cumulative percentage दिखाई देगा, जो कि बार लिखा होगा उसके आगे, उसको आपको लाइन करना है. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि cumulative percentage के आगे secondary axis को आपको टिक करना है. secondary axis को जो टिक करना है वो सिर्फ क्यूमुलेटिव परसेंटेज के अगेंस्ट में करना है. ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द आउटपुट ऑफ स्टेप 6, दैट इज द ऑरेंज बार हैज नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज लाइन और क्यूमुलेटिव लाइन. तो अब आप स्टेप 6 का आउटपुट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें जो ऑरेंज बार थी अब वो ऑरेंज लाइन बन गई हैं, क्यूमुलेटिव लाइन के फॉर्म में आ गया है. बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टेल यू that the previous steps, that is step 5 and 6, can be combined in only one step if you find an option of combo graph in your MS Excel version. For more details, refer to the
displayed slide on your screen. इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, आपको ये बताना ज़रूरी है कि स्टेप्स 5 और 6 जो मैंने अभी बताए थे, उनको सिर्फ एक स्टेप में कंबाइन किया जा सकता है अगर आपके पास MS एक्सेल में कॉम्बो ग्राफ का ऑप्शन है। अधिक जानकारी के लिए आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित की हुई स्लाइड को ध्यान से देख लीजिए। स्टेप 7 is to label the data, label the value on the bar. To click inside any of the bar, once all the bars are locked, go to step 2 which is add data labels. अब 7वां स्टेप ये है कि हमें बार के ऊपर वैल्यू को लेबल करना है। तो किसी भी बार के अंदर क्लिक कर दीजिए। जब बार पूरी लॉक हो जाएंगी तो स्टेप 2 फॉलो कीजिए जिसमें लिखा है add data labels. On the right of your screen you can see the output of step 7 where you can find the values above the bars. तो आप अपने स्क्रीन के दाहिने साइड में स्टेप 7 का आउटपुट देख सकते हैं जिसमें बार के ऊपर वैल्यू आ गई है। In step 8 you have to label the value or the data on the cumulative line. Now you have to lock the line and add data labels to the line. The output of step 8 is shown on the right of the screen where the percentage figures are appearing on the respective point on the line. जैसे आपने बार के ऊपर वैल्यू लगाई थी वैसे ही आपको अब लाइन के ऊपर वैल्यू लगानी है। तो लाइन को लॉक कर दीजिए कहीं पर क्लिक करके और फिर ऐड डाटा लेबल्स कीजिए और दाहिने साइड पे जो आपको ग्राफ दिखाया गया है वो उसका आउटपुट है जिस पे लाइन के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स पर अब परसेंटेज वैल्यू दिखाई दे रही है। एंड दिस इज द आउटपुट ऑफ स्टेप 8 और ये स्टेप 8 का आउटपुट है विच इज अ प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल पैरेटो, जो कि प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल पैरेटो है। एंड इफ वी हैव टू मॉडिफाई इट, just modify it for the sake of presentation where people want theoretically correct Pareto, but some high class people will not accept it. They want bar to be joined, the line should start from the top of the bar. To serve that purpose you have to follow more steps and to make it theoretically correct. लेकिन कुछ लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, वो चाहेंगे कि बार आपस में ज्वाइन होनी चाहिए, लाइन टॉप से चलनी चाहिए। तो थ्योरेटिकली करेक्ट बनाने के लिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। बाय द वे, इवन इफ आई जॉइन द बार, विल इट मेक एनी डिफरेंस टू माय एनालिसिस? नो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बाय द वे, मैंने बार को ज्वाइन भी कर दिया तो क्या मेरी एनालिसिस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बट लेट अस करेक्ट इट। चलिए कर ही लेते हैं। सो इफ वी आर मेकिंग करेक्शन then why not change the font size also? So let us make it more presentable. How to change font size I have explained in this slide. तो जब हम ठीक कर ही रहे हैं तो font size को भी क्यों ना ठीक कर लें और presentable बना लेते हैं। तो font size को कैसे ठीक करते हैं ये मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया हुआ है। For example, if you want to change the font size of values on the bar, select on any of the value. It will lock all the values. Then go to the font size and change font size. तो अगर आपको बार के ऊपर की वैल्यू का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो किसी भी वैल्यू को पिक कीजिए ताकि सारी वैल्यू लॉक हो जाए और उसके बाद आप ऊपर जाके फॉन्ट साइज चेंज कर दीजिए। चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ परसेंटेज, लॉक एनी ऑफ द परसेंटेज एंड देन चेंज इट। टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेलेक्ट एनी ऑफ द कंपोनेंट, it will a line will appear locking all the components there, then change the font size. क्यूमुलेटिव लाइन की वैल्यू का फॉन्ट साइज चेंज करना है तो किसी भी वैल्यू पे क्लिक कीजिए, सारी वैल्यू लॉक हो जाएंगी, फॉन्ट साइज चेंज कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो आपके आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनका फॉन्ट साइज चेंज करना है, किसी भी कंपोनेंट के नाम पर क्लिक कीजिए, जब पूरी लाइन आ जाएगी फिर फॉन्ट साइज जाके चेंज कर लीजिए। To change the font size of Y1 scale, lock the scale, means click at the scale and change the font size. Same is to be repeated for Y2 scale. These are the steps to change the font size of legends and the chart title. और जो आपके स्क्रीन पर मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ वो लीजेंड्स और चार्ट टाइटल के फॉन्ट साइज को चेंज करने के स्टेप्स प्रदर्शित कर रहा हूँ।
and this is the output of step 9. You can see font size is visible and readable. और ये step 9 का आउटपुट है जिसमें आपको font size बड़े नजर आ रहे हैं. The purpose of step 10 is to move the line from inside to the top of the bar. So first we will lock the Y1 scale. Click on the Y1 scale and lock it. If the rectangle appears along the Y1 axis, that means it is locked. Then right click it, go to the format axis, and on the scale as shown in point 3, make minimum as 0 and maximum as the total of all the data, which in our case was 90. If your total of the data is 120, make it 120. Minimum will be always 0 and maximum will be the total of all the data. Then you will click on the Y2 scale, lock it, right click it, go to the format axis, and here the minimum value will be always 0 and the maximum will be always 1.0 because it is in percentage. 10th step जो लिए जा रहे हैं वो लाइन को बाहर के ऊपर लाने के लिए लिए जा रहे हैं. वो लाइन को बाहर के अंदर से स्टार्ट ना करके ऊपर से स्टार्ट करने के लिए लिए जा रहे हैं. तो सबसे पहले आप Y1 एक्सिस को लॉक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे, मिनिमम को हमेशा 0 रखेंगे और मैक्सिमम को हमेशा जो आपके डाटा का टोटल है, हमारे केस में 90 था, वो कर देंगे. ऐसा ही आप Y2 एक्सिस को लॉक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे. यहाँ पर मिनिमम हमेशा 0 होगा और मैक्सिमम हमेशा 1.0 होगा क्योंकि ये परसेंटेज में है. 1.0 का मतलब है 100%. And this is the output of step 10. You can see the orange line has moved up and now it is starting from the top of the first bar. और ये 10वें स्टेप का आउटपुट है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑरेंज लाइन है वो पहली बार के टॉप से स्टार्ट हुई. And the last and the 11th step is to remove the gap between bars. So you will click inside any of the bar. Bars will be locked. Right click, then go to format data series and make gap width as 0. तो लास्ट स्टेप ये है कि हम बार के बीच का गैप खत्म करेंगे. किसी भी बार के बीच में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मेट डाटा सीरीज में जाइए और फिर गैप विड्थ को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए. इन सम ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स आई फॉरगेट टू मेंशन अबाउट द राइट क्लिक. द स्मॉल मेन्यू विल ओपन बाय राइट क्लिक. पहले कुछ स्टेप्स में मैं शायद राइट क्लिक के बारे में बताना भूल गया हूं. तो जो छोटा मेन्यू खुलता है वो राइट क्लिक से खुलता है. एंड दिस इज द फाइनल टेक्निकली करेक्ट, थ्योरेटिकली करेक्ट एंड प्रेजेंटेबल पेरेटो चार्ट. और ये फाइनली थ्योरेटिकली करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट और प्रेजेंटेबल पेरेटो चार्ट है. इफ यू वांट यू कैन मेक इट मोर फैंसी बाय चेंजिंग द बार कलर व्हाटएवर, बट आई डोंट रिकमेंड इट. आई थिंक इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर आप चाहें तो इसको और फैंसी बना सकते हैं बार कलर वगैरह चेंज करके. मुझे तो लगता है इसकी जरूरत नहीं है, बाकी आपके हाथ में. So what is the conclusion? Component XX contributes to around 31% in the total rejection. Component XX and ZZ contributes to around 60% in the total rejection. And out of 19 components, only 6 components account for 80% of the rejection. तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि कंपोनेंट XX टोटल रिजेक्शन में करीब 31% कंट्रीब्यूट करता है और कंपोनेंट XX और ZZ मिलकर 60% कंट्रीब्यूट करते हैं. और सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि 19 कंपोनेंट्स में से सिर्फ 6 कंपोनेंट 80% से ज़्यादा रिजेक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ परचेज गाय एंड कंपोनेंट XX is manufactured inside. So I may not select it, even though its contribution is highest. If ZZ is a vendor supplied component, I will select it. So we have to be practical while selecting a problem. मान लीजिए मैं परचेज में हूँ और कंपोनेंट XX अंदर बनता है, तो मैं शायद कंपोनेंट XX को सुधारने के लिए ना लूँ क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. कंपोनेंट ZZ वेंडर से आता है तो मैं शायद इसको ले लूँ.
तो हमें प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ेगा. बट वी विल ट्राई टू सेलेक्ट द प्रॉब्लम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. बट हम कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम को लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट करें, हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ. नाउ अबाउट द सेकंड मेथड विच इज अवेलेबल इन विंडो 10 ऑनवर्ड्स. तो अब दूसरे मेथड की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, जो विंडो 10 या उसके ऑनवर्ड्स वर्जन में आपको मिल जाएगा. द स्टेप्स टू मेक Pareto by this method is very simple. First, you have to select the whole table, and the best part is you need not to convert the data into descending order. Then go to insert, then go to chart, select all charts. From the all charts, go to histogram, and in the histogram you will find two charts. You will select the second one which shows bar and line and click OK. This method says पेरेटो बनाना बहुत आसान है. तो सबसे पहले आप वो टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल को, और आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगाने की ज़रूरत नहीं है. इंसर्ट में जाइए, चार्ट में जाइए, ऑल चार्ट में जाइए और हिस्टोग्राम को सेलेक्ट कीजिए. हिस्टोग्राम में दो चार्ट दिखाई देंगे जिसमें बार और लाइन है राइट साइड में, उसको सेलेक्ट करना है और ओके क्लिक करना है. एंड दिस इज द पेरेटो, दिस इज द आउटकम, एंड यू नो हाउ टू लेबल द डाटा. और ये पेरेटो बन के आ गया है और ये आउटकम है. ऑफ कोर्स डाटा को लेबल किया गया है और आपको पता ही है कि डाटा को लेबल कैसे किया जाता है. इन माय ओपिनियन दिस पेरेटो कैन बी आल्सो एक्सेप्टेबल practically if the number of categories are less than 15, because this Pareto diagram makes all the bars. Suppose if the data runs into 100 categories or 1000 categories, so it will make all the bars. So it will become useless then. अगर 15 या 15 से कम कैटेगरी है तो ये पेरेटो को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर कैटेगरी 15 या 15 से ज़्यादा है तो ये सारी बार बनाता है, कोई नहीं छोड़ता है. तो वहाँ पर इस चार्ट को नहीं बनाना चाहिए. दिस इज द सेम चार्ट वेयर वी हैव चेंज द y1 स्केल एज गाइडेड इन माई मेथड 1 स्टेप्स. तो ये वही चार्ट है जिसमें हमने y1 स्केल को चेंज कर दिया है. y2 स्केल इट गिव्स ऑटोमेटिकली 100%. ये चार्ट y2 स्केल ऑटोमेटिकली 100% देता है. बट देयर आर टू इंपॉर्टेंट limitation to this chart. First, it does not give the option to label the values on the line, cumulative line. If we cannot read what is the percentage, sometimes it becomes useless. पहला limitation तो ये है कि इसमें cumulative line के ऊपर वैल्यू को लेबल करने का ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर हम cumulative line पर परसेंटेज पढ़ ही नहीं सकते हैं तो ये कई जगह यूजलेस हो जाता है. Second, and the most important limitation, and why I don't prefer this chart, that is it make all the bars. If there are 100 bars, it will make 100 bars. It does not give option of vital few and trivial many, and Pareto is not making all the bars. दूसरा जो इस चार्ट का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि सारी बार बना देता है. 100 होंगी तो 100 बना देगा. वाइटल फ्यू और यूजफुल मैनी या ट्रिवियल मैनी का ऑप्शन देता ही नहीं है. और पेरेटो का मतलब ये नहीं है कि आप सारी बार बना दीजिए. बट इफ यू हैव इन डेप्थ नॉलेज एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरेटो, यू कैन यूज दिस मेथड टू गेट सम एस्टिमेट. अगर आपको पेरेटो चार्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है तो आप इस चार्ट का इस्तेमाल कुछ एस्टिमेट लगाने के लिए कर सकते हैं. नाउ आई एम शोइंग द थर्ड लिमिटेशन ऑफ दिस चार्ट. Even if we cut the data into vital few and trivial many, like for example, first 6 are vital few and others are trivial many, and make the Pareto using this table by method number 2, it generates this output. अब मैं Pareto के method 2 का एक और limitation बताने जा रहा हूँ. इस समय मैंने वही टेबल इस्तेमाल की है जिसमें vital few और others को चार्ट लिया है. जब मैंने मेथड 2 से पेरेटो चार्ट बनाया तो आउटपुट ये आया. सो व्हाट इज द लिमिटेशन? इवन इफ वी केप्ट अदर्स एट लास्ट इन अवर टेबल और चेक शीट, बट द पेरेटो चार्ट बाय मेथड 2 हैज टेकन others into descending order.
and inserted others in between as per the descending order. And as per the Pareto principle, others are always at last. That means trivial many should come at the last. Even if others bar is high, it should be always in last in a Pareto chart. So this is a big technical mistake which you can do by making Pareto using method 2. तो आपने क्या नोटिस किया कि इस चार्ट ने अदर्स को लास्ट में बनाने की बजाय बीच में बना दिया। वो इसलिए किया क्योंकि उसने अदर्स को भी डिसेंडिंग ऑर्डर का हिस्सा माना, जबकि हमारी टेबल में अदर्स सबसे लास्ट में आया था। पेरेटो प्रिंसिपल के हिसाब से अदर्स की बार चाहे सबसे बड़ी भी हो तो भी वो सबसे लास्ट में आएगी। तो आई वुड मेक अ समरी। मैं जल्दी से समरी कर देता हूँ। इफ़ यू वांट टू मेक अ टेक्निकली करेक्ट, थ्योरेटिकली करेक्ट एंड प्रेजेंटेबल पेरेटो, फॉलो मेथड 1 एंड ऑल द स्टेप्स, दैट इज स्टेप 1 to स्टेप 11। तो अगर आपको थ्योरेटिकली करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट और प्रेजेंटेबल पेरेटो बनाना है तो मेथड 1 के 1 से 11 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। बट इफ़ यू आर नॉट वरीड अबाउट द प्रेजेंटेशन एंड योर कंसर्न इज टू टेक एडवांटेज ऑफ द पेरेटो, देन फॉलो स्टेप 1 to 8 ऑफ मेथड 1। अगर आपको प्रेजेंटेशन की चिंता नहीं है तो आप मेथड 1 के स्टेप 1 to 8 को फॉलो करके पेरेटो बना सकते हैं, जहां आपकी ज़रूरत एनालिसिस है, ना कि प्रेजेंटेशन। योर नंबर ऑफ कैटेगरीज आर 10 or less than 10, you can use method 2, but try to label values on the cumulative line, because in absence of percentage on cumulative line, Pareto will not justify its actual purpose। तो अगर आपकी कैटेगरी 10 या 10 से कम है तो आप मेथड 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट लाइन के ऊपर वैल्यू को लेबल जरूर कीजिए। वो कैसे करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। And if your number of categories are more than 15, please don't use method 2 at all। और अगर आपकी नंबर ऑफ कैटेगरी 15 से ज़्यादा है तो मेथड 2 को बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। फॉर एनी क्वेरी अबाउट पेरेटो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। पेरेटो चार्ट की किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। We will continue this discussion in the next module. Before I tell you what I will cover in the next module, let me quickly tell about myself। हम इस चर्चा को अगले मॉड्यूल में जारी रखेंगे। अगले मॉड्यूल में हम क्या सीखेंगे, इससे पहले जल्दी से मैं अपने बारे में आपको बता दूं। I am Pankaj Agarwal. I am a corporate trainer, motivator, change management consultant, advisor and life coach। I'm also a trainer on Six Sigma Black Belt and Six Sigma Master Black Belt। The name of my company is Simply Dhruv। Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Agarwal, where simply means to make things simple and Dhruv is the name of my son। I have also written a book on problem solving which I have not published for market yet। You can visit us on our website www.simplydhruv.in। If you have any query, you can drop your query in the comment box of this video or you can message me that query on my WhatsApp number। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में उसको ड्रॉप कर सकते हैं या उस क्वेरी को आप मुझे WhatsApp नंबर पर भेज सकते हैं। आई एम डिस्प्लेइंग द टॉपिक्स ऑफ द नेक्स्ट मॉड्यूल ऑन योर स्क्रीन। मैं आपकी स्क्रीन पर अगले मॉड्यूल में कवर किए जाने वाले टॉपिक्स को डिस्प्ले कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट मॉड्यूल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो नाउ। अगर आप अगले मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन समय से चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत ही लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आई हैव ऑल्सो मेड very useful and powerful video on behavioral subject, so if you will like and subscribe my channel you will get access to those videos also। मैंने behavioral और motivational subject पर भी बहुत powerful video बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा। I hope you would have liked this video and this video was very useful to you। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपके बहुत काम का होगा। If you wish to watch my previous videos and upcoming videos, please don't forget to like and subscribe this video। अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो देखना चाहते हैं और भविष्य में आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। फिर मिलेंगे।